डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है, चैप्टर 3 सेल्यूकस की पराजय। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को आप लोगों के लिए स्टडी कर दे रहा हूँ। इसके अलावा इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अगर मोबाइल को ऑन करके रखते हैं तो सारा स्टोरी आप सुन सकते हैं। विश्व विजेता बनने की लालसा रखने वाला सिकंदर विजय के लिए तरसता हुआ ही इस दुनिया से कूच कर गया। कूच कर गया मतलब मर गया। उसका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके जीते हुए प्रदेश बेबीलोन पर भी उसके एक प्रमुख सेनाधिकारी सेल्यूकस का अधिकार हो गया। क्रूरता व अत्याचार में वह सिकंदर से कम न था। राजा बनते ही वह दिन रात भारत विजय के स्वप्न देखा करता था। जो सिकंदर न कर सका वह मैं कर दिखलाऊंगा, ऐसा वो सोचता था। बस वह यही सोचा करता था। निकोतर अर्थात विजय की उपाधि धारण करने के लिए वह सदैव लालायित रहता था। वह अच्छे अवसर की बाट जो रहा था। सिंधु नदी से हिंदुकुश पर्वत तक का भारतीय प्रदेश अभी भी सेल्यूकस के अधिकार में था। उसने सिकंदर की मृत्यु के 7-8 वर्षों के पश्चात भारत की सीमा पर पुनः आक्रमण कर दिया। इधर पंचनद अर्थात पंजाब प्रदेश की स्थिति ही बदल गई थी। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत न बैठे थे। उन्हें ज्ञात था कि अभी भी संकट टला नहीं है। उन्हें पता था कि घर की फूट ही शत्रु को बढ़ावा देती है, संगठन में अजय शक्ति होती है। वे तो भारत में सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होते देखना चाहते थे। इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा का बैठना आवश्यक था। आचार्य चाणक्य इसी उधेड़बुन में पड़े थे। सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब के सभी राजाओं को यह सोचने के लिए विवश कर दिया था कि परस्पर संगठित हुए बिना काम ना चलेगा। चाणक्य की सूझबूझ व चंद्रगुप्त की तेजस्विता का वे सभी लोहा मान चुके थे। चंद्रगुप्त में प्रबल शौर्य तथा दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। वह वीर था, निस्वार्थ देश प्रेम उसमें झलकता था। अतः अनेक छोटे मोटे राजागण बिना घोषणा किए चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने लगे थे। केवल सम्राट प्रवर्तक पुरु इसके लिए तैयार न था। उसका राज्य बड़ा था, वह पराक्रमी तथा शक्तिशाली भी था। इससे बड़ी बात तो यह थी कि वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। भारत का सम्राट बनने की उसकी पुरानी लालसा थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी सभी की आंखें मगध पर लगी थी। उसके बिना सुसंगठित भारत का निर्माण असंभव था। चंद्रगुप्त और चाणक्य इसी महान कार्य में जुट गए। पंचनद प्रदेश के राजाओं को संगठित करके मगध पर आक्रमण करने का कार्य चंद्रगुप्त को सौंपा गया था। प्रवर्तक इसमें बड़ी बाधा था। बिना लालच के उससे कोई काम कराना संभव न था। अतः कांटे से कांटा निकालने की नीति ही काम में लाई गई। राजा पुरु को भारत सम्राट बनाने का लालच देकर उसी के नेतृत्व में कूच करने की योजना बनाई गई। वास्तविकता यह थी कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त का नाम मन में पहले ही निश्चित कर लिया था। शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए नंद वंश का विनाश आवश्यक था। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य चाणक्य एक बार पुनः मगध की ओर चल पड़े। लोग नंद से तंग आ चुके थे। नंद मतलब घनानंद जिसको बोलते हैं। कुसुमपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वहां के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। मंत्री सक्टार पहले से ही जला भुना बैठा था। धीरे धीरे विद्रोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। केवल संकेत की प्रतीक्षा थी। महापद्मानंद अपने राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा था। अतः आक्रमण के लिए यही दिन ठीक समझा गया। नियत तिथि पर प्रवर्तक के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण कर दिया गया। कहने भर को उसके नेता सम्राट पुरु थे। वास्तव में सेना चंद्रगुप्त के हाथों में थी। उसमें पश्चिम भारत के अनेक राज्यों की सेनाएं थीं। मगध की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। जनता ने भी सेना का पूरा साथ दिया। आगे देखते हैं। चाणक्य के गुप्तचरों ने पहले से ही सभी को अपनी ओर मिला लिया था। प्रधानमंत्री राक्षस की भी कुछ न चल पाई। राजा नंद ने जान बचाकर भागने का प्रयत्न किया। बीच में ही उसका सिर काट डाला गया। नंद का महल सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारों से गूंज उठा। तब प्रधानमंत्री को पता चला कि यह चाणक्य की कूटनीति थी। जनता चंद्रगुप्त को पाकर आनंद से फूली नहीं समा रही थी। राजा पुरु चंद्रगुप्त की जय जयकार सुनकर भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तो स्वयं भारत सम्राट बनने का स्वप्न लेकर इधर आया था। सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारे सुनकर वह मन ही मन कुढ़ा जा रहा था। उसे लगा कि उसे स्वर्ग से ढकेला जा रहा है। उसका स्वार्थ भड़क उठा। उसने उसके लिए देश को ही दांव पर लगा लिया। अपना एक दूत सेल्यूकस के पास भेजकर उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे डाला। यह भयंकर देशद्रोह था।
इसका दंड प्राणदंड से कम नहीं हो सकता था। उसने सोचा था कि सेल्यूकस की सहायता से मैं ही भारत सम्राट बनूंगा। उसको क्या पता था कि इस बार उसका पाला चाणक्य व चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों से पड़ा है। यह लड़ाई देशभक्ति और देशद्रोह के बीच थी। प्रवर्तक वीर था, साहसी था, परंतु स्वार्थी था। उसके स्वार्थ ने उसे देशद्रोह बना दिया था। देश को देशभक्त और देशद्रोही के बीच में से एक को चुनना था। चाणक्य को सेल्यूकस के पास भेजे गए दूत की जानकारी मिल गई, अतः शीघ्र ही पग उठाना आवश्यक हो गया। देश के हित में पुरु का जीवित रहना अब घातक लगने लगा। सेल्यूकस की सेनाओं के आने से पूर्व ही प्रवर्तक को इस संसार से विदा कर दिया गया। प्रवर्तक को देशद्रोह का फल मिल चुका था। सेल्यूकस को अभी कुपरिणाम भुगतना शेष था। प्रवर्तक के दूत का संदेश पाकर सेल्यूकस फूला न समाया। वह तो जाने कब से भारत विजय के स्वप्न देख रहा था। उसे लगा कि अब विजय निश्चित है। देखते देखते सेल्यूकस की सेना ने भारत की ओर कूच कर दिया। यही यूनान के द्वितीय आक्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री राक्षस को अपनी ओर मिलाने के लिए सेल्यूकस ने एक विशेष दूत भेज दिया। वह जाकर उनसे मिला। राक्षस देश के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। वे स्वामी भक्त थे। जिनका नमक खाया था उनका अंतिम क्षण तक वे साथ देना चाहते थे, किंतु चाणक्य उनके मित्र व सहपाठी थे। चाणक्य का कथन था, तुमने देश का नमक खाया है, तुम्हारा पालन पोषण देश ने किया है, समाज ने ही तुम्हें इतना महान बनाया है, अतः तुम्हारी भक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए होनी चाहिए। यह बात उनकी समझ में बैठ गई थी। उन्होंने अपनी सेवाएं सम्राट चंद्रगुप्त को सौंप दी। सेल्यूकस इस बार घमंड में चूर था। उसे विश्वास था कि पाटलिपुत्र तक का मार्ग साफ मिलेगा। राक्षस और सम्राट पुरु मार्ग में उसका स्वागत करेंगे। उसके सैनिक खुशी से झूम रहे थे। वे तो भारत में असंख्य धन रत्न आभूषणों की लूटपाट के स्वप्न देख रहे थे। इधर चाणक्य के गुप्तचर उनको सेल्यूकस की प्रत्येक गतिविधि की सूचना निरंतर भेज रहे थे। घमंड में चूर सेल्यूकस ने सिंधु नदी से पंचनद तक के प्रदेश को लौटा देने की मांग कर डाली। सेल्यूकस के आने से पूर्व ही चंद्रगुप्त की सेनाएं सिंधु नदी के तट पर पहुंच चुकी थी। सिकंदर तो सिंधु नदी पार करके झेलम के तट पर हारा था। सेल्यूकस को सिंधु नदी के किनारे ही अपने भाग्य का निपटारा करना था। सिंधु के दूसरे तट पर चंद्रगुप्त की विशाल सेना देखकर ही यूनानी सैनिकों के होश ठिकाने आ गए। बेरोक टोक आगे बढ़ने की उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। भारतीय सेना की पंक्तियां उसे लोहे की दीवार दिखने लगी। इस बार उसे छोटे छोटे राज्यों के दर्शन नहीं हुए। तक्षशिला का राजा उसे मार्ग देने के लिए आगे नहीं आया। उसके सामने मगध साम्राज्य की विशाल सेना खड़ी थी। स्वाधीनता के मतवाले शत्रु के रक्त के प्यासे थे। सिकंदर की ही भांति सेल्यूकस ने भी रात्रि के घने अंधकार में सिंधु नदी पार करने की चाल चली। चंद्रगुप्त भी कोई कम निपुण सेनानायक न थे। उन्होंने सेना का एक भाग उत्तर में और एक भाग दक्षिण में भेजकर चुने हुए वीरों को नदी के उत्तर में झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। छिपे हुए वीर धनुर्धारी थे। वे शब्दभेदी बाण चला सकते थे। यह झाड़ियाँ नदी के बीच बने एक टापू में थी। सेल्यूकस की सेना दबे पांव नदी तक आ गई। वे नाव में बैठ गए। नाव चल पड़ी, परंतु यह क्या, नाविक ने डांड मारा। छप की आवाज़ हुई। उसी समय एक सनसनाता हुआ तीर आकर उसकी छाती में घुस गया। जब तक सैनिक संभलते तब तक हजारों बाणों की वर्षा होने लगी। यूनानी सैनिक घायल होकर पानी में लुढ़कने लगे। हाहाकार मच गया। यह तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। ग्रीक सेना में भगदड़ मच गई। भाग कर जाते भी कहाँ। इसी बीच भारतीय सैनिक उत्तर व दक्षिण दोनों ओर नदी पार कर चुके थे। यूनानी सेना अब चक्की के दो पाटों में फंस गई थी। तलवारें चमचमाने लगी। सेल्यूकस के होश गुम हो गए। उसकी सेना पर आज चारों ओर से मार पड़ रही थी। संगठित भारत की सेना ने उसको दिन में ही तारे दिखला दिए। सामने पराजय देख विवश होकर जान बचाने के लिए उसने संधि करना ही उचित समझा। संधि की शर्तें तय करने के लिए आचार्य चाणक्य ही सामने आए। सिंधु नदी से हिंदकुश पर्वत तक का सारा प्रदेश सेल्यूकस को वापस करना पड़ा। जीवन भर कभी पुनः आक्रमण न करने का उसने वचन दिया। उस घमंड सम्राट का सिर आज प्राणों की भीख मांगने के कारण सम्राट चंद्रगुप्त के चरणों में झुक गया था। भारत से मित्रता किए बिना अब उसे अपनी खैर न जान पड़ी। मित्रता भी स्थायी चाहिए थी। वह संधि के कागज से पूरी ना हो सकती थी। इसके लिए रक्त संबंध उसे अच्छा जान पड़ा। अतः उसने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करने का निश्चय किया। हाथ में तलवार लेकर आया। यूनानी सम्राट अपनी पुत्री को सौंप कर गया था। चाणक्य व चंद्रगुप्त के कारण भारत का यश संसार के कोने कोने में फैल गया। अपने शासनकाल में उन्होंने भारत को इतना शक्तिशाली बना दिया
कि आगामी 125 वर्षों तक कोई भी विदेशी इधर आक्रमण करने की हिम्मत तक ना कर सका। महापुरुषों की यह जोड़ी संसार में अमर हो गई। उनके काल को हम आज भी स्वर्ण युग कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें अभ्यास क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। सेल्यूकस को किस बात का घमंड था। इस तरह से यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। इनके असली नाम लिखें। इनके असली नाम, चाणक्य का असली नाम क्या था। राक्षस, महापद्मानंद, पुरु, पंजाब। और क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित क्या है, ये सब क्या है, निकोतर क्या है, सक्टार क्या है, कौटिल्य क्या है। और अंत में क्वेश्चन नंबर 5 में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अपने मन से 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में 10 वाक्य लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इन सबको। यहाँ पे है चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। सेल्यूकस को किस बात का घमंड था। भारत विजय का स्वप्न पूरा होगा, सेल्यूकस को इस बात का घमंड था। सेल्यूकस ने क्या प्रतिज्ञा की थी। सेल्यूकस ने भारत का सम्राट बनने की प्रतिज्ञा की थी। सेल्यूकस ने क्या कल्पना की थी। सेल्यूकस ने कल्पना की थी कि जो सिकंदर नहीं कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा। किस नदी के तट पर सेल्यूकस की करारी हार हुई। सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस की करारी हार हुई थी। सेल्यूकस ने अपनी जान कैसे बचाई। अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराकर सेल्यूकस ने अपनी जान बचाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आप लोगों को जो शब्द दिखाई दे रहा है ये भरा गया है। क नंबर में दिया हुआ है, बेबीलोन पर सिकंदर के प्रमुख सेनाधिकारी सेल्यूकस का अधिकार हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य में प्रबल, शौर्य व दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अपने मन में निश्चित कर लिया था। नंद का महल चंद्रगुप्त की जय के नारों से गूंज उठा था। प्रधानमंत्री राक्षस चाणक्य के मित्र एवं सहपाठी थे। क्वेश्चन नंबर 3, इनके असली नाम लिखें। चाणक्य का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त। राक्षस का असली नाम था कात्यायन। और महापद्मानंद, घनानंद इसका असली नाम था। पुरु का असली नाम था प्रवर्तक। पंजाब उसका नाम था पंचनद। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित क्या है। तो क्या है, निकोतर विजय की उपाधि है। सक्टार घनानंद का मंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त का महामंत्री था। इसके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अपने मन से 10 वाक्य लिखना है। तो अपने मन से क्या लिखना है, आपको बुक का जो सेंटेंस दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसी को लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में महापद्मानंद का ही पुत्र था। इसकी माँ सम्राट की दासी थी। वह मयूर जाति की महिला थी, इसलिए आगे चलकर वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षत्रिय होने के कारण वह बड़ा पराक्रमी था। सभी लोग उसके साहस और शौर्य का लोहा मानते थे। चंद्रगुप्त तक्षशिला के तेजस्वी छात्र थे। चंद्रगुप्त में प्रबल, शौर्य तथा दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। वह वीर था। निस्वार्थ देश प्रेम उसमें झलकता था। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।